जनरल स्टडी में हमें बैक्टीरिया के बारे में जानना है। हम पढ़ के आए हैं इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस की जगह एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। और जब ये स्पोर बना लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा आपको? बैक्टीरिया मिलेंगे, सुंदर सुंदर। बैक्टीरिया खुद बहुत ही बड़ा विलन है, हमें बीमार करता है। उसके ऊपर तुमने केसिंग के लिए सॉइल की एक परत डाली है, तो तुम इसमें थोड़ा सा सावधानी देख रहे हो क्या करनी। डीके और प्यूट्रीफिकेशन के अंदर आपको डिफरेंसेस लिखने हैं और दूसरा आपको पेस्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन के अंदर डिफरेंसेस लिखने हैं। Hello everyone, welcome back to ICSC Wala. Welcome back to One Shots of Radiant series, Titan series. I hope you all are doing good and आप सारे One Shots सीक्वेंस वाइज देख रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि आपको सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने ना कंबाइन कर दिया है दो लेक्चर्स को। वन इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो हम दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका थोड़ा और पॉलिश हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट वगैरह की फॉर्म में इस चैप्टर को करेंगे। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले आ गई जनरल स्टडी, मतलब सबसे पहले हमें बैक्टीरिया के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर माई सेल्फ मेड नोट्स, आपको रीड करना है, बस मैं जल्दी समझाना चाहती हूँ आपको ऐसे समझाना चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर में ना इतना ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पर स्लाइड्स बनाई है, जितना बता रही हूँ उतना कर लेना। इन 15-20 मिनट्स वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ओके। नाउ जनरल स्टडी में हमें बैक्टीरिया के बारे में जानना है। हम पढ़ के आए हैं इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस की जगह प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, तभी प्रोकैरियोटिक है। साइज की अगर हम जनरली बात करें तो 0.5 10⁻⁻6 का मतलब क्या है? माइक्रोमीटर, ठीक है। 2 into 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर लॉन्ग, एम लगाना भूल गई, माइक्रोमीटर, ये इतनी इनकी लेंथ होती है। सबसे छोटा बैक्टीरिया तुम्हें पता ही है माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शेप की अगर हम बात करें तो इट कैन बी ऑफ कॉकस शेप, इट कैन बी बेसिलाई शेप जो रॉड शेप है, कॉकस स्पेरिकल शेप लग रही है, स्पाइरुला ऐसी घूमी हुई शेप लग रही है और विब्री होती है कॉमा शेप। उसके बाद अगर यही दो में आ जाए तो डिप्लो वर्ड का यूज हो जाता है, लाइन चेन बन जाए तो स्टेप्टो वर्ड का यूज हो जाता है, और अगर लंप बन जाए, गुच्छा बन जाए तो स्टेफाइलो वर्ड का यूज होता है। अब क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि आपको एक बैक्टीरिया दे देंगे और लिख देंगे आगे स्टेफाइलोकोकस, तो आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ जाए तो आपको स्टेफाइलो का मतलब पता होना चाहिए दैट इट इज लंप शेप। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि कोई भी बैक्टीरिया उठा ले, बेस्ड ऑन दीज टर्म्स इसके बारे में पूछा जाए, बस आपको डायग्राम दिया है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या फिर उल्टा हो सकता है कि पूरे बैक्टीरिया का नाम दिया है एंड यू हैव टू टेल भाई ये लॉन्ग चेन वाला है, लंप वाला है, या डिप्लो है, या सिंगल है, ठीक है। उसके बाद है लेट्स हैव अ स्टडी डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली होगी, और सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, आई हैव टोल्ड यू दिस। देन उसके बाद एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल भी प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसके बाद अगर मैं इसके मूवमेंट में की बात करूं तो मूवमेंट में सेल मेम्ब्रेन से ही फ्लैजिला निकल रहा होता है और बाकी इसकी बॉडी के ऊपर अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम पिलाई बोलते हैं ताकि ये सरफेस से खुद को अटैच कर सके। देन द टर्म इज प्रोटोप्लास्ट, सारा इसके अंदर जो सामान है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यहां लिख दूं, ऑल द सामान इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में से सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दो, प्रोटोप्लाज्म में से सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। मतलब ये अंदर का सारा जेनेटिक सामान और साइटोप्लाज्म टुगेदर इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, राइट। बट अगर मैं सेल मेम्ब्रेन हटा दूं, सिर्फ अंदर के सामान की बात करूं, तब हम इसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड करके बात करोगे तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है? प्रोटोप्लाज्म में से सेल मेम्ब्रेन हटा दो, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक ग्लाइकोजन मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन मटेरियल जहां पे ये ग्लूकोज को स्टोर करेंगे सिर्फ, ठीक है। उसके बाद एक इनका सेल मेम्ब्रेन से ही काफी टाइम तक अटैच्ड रहने वाला क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्रोमैटिन समझते हो ना, जेनेटिक मटेरियल, अपने पास भी है, इनके पास भी होगा। तो मैंने सेंटर में नहीं बनाया, इसी एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, बट इट इज रिटन इन योर बुक दैट इट इज समटाइम्स इट इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए मैंने यहां बनाया है। और एक बहुत खास फीचर बैक्टीरिया का क्या है कि इनके पास एक और सर्कुलर डीएनए होता है जिसका मेन नया सेल बनाने में कोई रोल नहीं होता, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए।
प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा डीएनए है बेसिकली, और सर्कुलर होता है ये, है ना, ऐसे गोल शेप में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड और क्या है डायग्राम के अंदर, प्रोटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, बाकी वही बेटा बेसिक चीजें हैं इसके अंदर। वैक्यूल्स होंगे, ग्रैन्यूल्स होंगे, ग्रैन्यूल्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया होगा? नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज द डायग्राम ऑफ सेल, अ बेसिक सेल। फिर हमें ना इस बैक्टीरिया के फीचर्स के बारे में बात करनी है, बिकॉज इट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। पर पहले उसके फीचर्स तो जान लो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। फीचर्स क्या है इसके? हम मूवमेंट की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। मूवमेंट के लिए इसके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला कहां से निकल रहा है? सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा है, यहां पर तुम्हें फंसाया जा सकता है। पिलाई इज फॉर, ये भी बाहर के फीचर्स ही हैं जो कि सरफेस अटैचमेंट के लिए होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले भी होते हैं। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, वेरी फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो, जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन इनके अंदर हो सकता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो सियोडोमोनास बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, ये सारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। एनारोबिक जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तुमने इस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, प्रोपियोनियम बैक्टीरिया। ये हमारी स्किन पे प्रेजेंट होता है, ये एक्ने कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्ने कॉजिंग, बिना ऑक्सीजन के आ जाता है ये, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन दोनों होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो ये तीन चीजों के बारे में इतना ही है। रिप्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का इनके पास क्या तरीका है? ये कर लेते हैं बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक तरीके का सेल डिवीजन ही है, यानी कि एक पेरेंट बैक्टीरिया है, ये अपने सामान को पहले डबल करना शुरू करता है, न्यूक्लियस को ऐसे डबल करना शुरू कर दिया, और जब इसका सामान डबल हो गया तो ये अपने साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करता है, और लास्ट में बन जाते हैं आपके दो नए बैक्टीरिया। दिस इज हाउ बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस, ठीक है, दिस इज बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी करता है, द टर्म इज कॉन्जुगेशन, पुराना तरीका है। जो पुराने बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? आर्केई बैक्टीरिया, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो क्या हुआ इसके अंदर? कॉन्जुगेशन के अंदर स्पीशीज देखो सेम ही होनी चाहिए बैक्टीरिया की, पर बैक्टीरिया की स्किन के ऊपर ना एक स्ट्रेन होता है, प्रोटीन होता है, बेसिकली सारे सेल के ऊपर प्रोटीन होता है बेटा। मान लो इस बैक्टीरिया के ऊपर पॉजिटिव स्ट्रेन है, इसके ऊपर नेगेटिव स्ट्रेन है। ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और एक ही स्पीशीज के, ठीक है। अब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट करेंगे। इनके अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए है उसको भेज देंगे दूसरे सेल के अंदर। इस प्लाज्मिड डीएनए को एंटर करा देंगे दूसरे वाले सेल के अंदर। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, इसको बुक से रीड करना है, बस प्रोसेस यही है, ठीक है। फिर एक और तरीका है जो रिप्रोडक्शन नहीं है, बट ये बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी जब बैक्टीरिया के लिए, उस दौरान करते हैं, अपने आसपास एक कवच बना लेते हैं। कवच को हम बुलाते हैं स्पोर। और जब ये स्पोर बना लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा आपको? बैक्टीरियाज मिलेंगे, सुंदर तो नहीं होते हैं खैर। Along with the cell wall, these are the bacteria inside the spore. ठीक है, हो रहा है यार, क्विकली लर्न हो रही है चीजें। अब आ जाओ आगे। अब इनका सबसे पहले मेडिसिन में रोल है, जो कि याद करने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो मेडिसिनल रोल को अगर तुम बुक में से ना पढ़ के सिर्फ ये फ्लो चार्ट पढ़ोगे तो भी बहुत है। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स बनती है, सेरम्स बनते हैं, टॉक्सिन बनता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देखते हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया और फंगस से ही बनती हैं। हम बीमार भी बैक्टीरिया फंगस से हो रहे हैं, ठीक करने वाली दवाइयां भी बैक्टीरिया फंगस से बन रही हैं। कौन से हैं? देखो, सबसे पहले पेनिसिलिन आया था 1929 में, इसकी गलती से डिस्कवरी हो गई। ये पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नाम की फंगस से एंटीबायोटिक बनी है। ये एंटीबायोटिक्स के नाम है, जो ब्लू से लिखी है एंटीबायोटिक्स के नाम है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से इसको डिस्कवर करा अपनी लैब के अंदर, एक पेट्री डिश को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, उसमें उनको फंगस ग्रो करती हुई दिखी और इनको पता चला यार इसके तो बहुत मेडिसिनल फायदे हैं। टेटनस नाम की बीमारी ठीक करने के लिए, डिप्थीरिया नाम की बीमारी ठीक करने के लिए पेनिसिलिन यूज होता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, तुमने नाम भी सुना होगा इसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बैक्टीरिया से बनी हुई एंटीबायोटिक है। ये सेलमैन वॉक्समैन ने डिस्कवर करी थी। 1 मार्क का क्वेश्चन है। ओरिजिनेशन क्या है इसका? सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस नाम की
बैक्टीरिया से ये बना था एंड इट इज यूज्ड टू क्योर ट्यूबरक्यूलोसिस। फिर है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ये टाइफाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, आने वाले चैप्टर्स में तुमने ये पढ़ा हुआ है टर्म। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस नाम के बैक्टीरिया से निकल कर आया। फिर एरिथ्रोमाइसिन, बहुत ही कॉमन है ये दवाई। एरिथ्रोमाइसिन फीवर्स में ली जाती है, यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है रिकेट्सियल फीवर। स्ट्रेप्टो पोलिस्पोरा एरिथ्रेई नाम के बैक्टीरिया से आया है। तो आई वुड सजेस्ट 2-3 बार इसको रीड करो, ये तुम्हारे दिमाग में बैठेगा आराम से। बट ये बुक में दिया है तो हम इसको ना मिस नहीं करेंगे, इसको हम मिस नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन, हम डेफिनेशन स्किप नहीं करेंगे, तो इसको यहाँ से रीड करो। एक एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना है बट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन। देन एक गुड एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बहुत सारी बीमारी को एक ही एंटीबायोटिक ठीक कर दे। साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, बट होते हैं बट ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। और जो भी पर्सन उसको ले रहा है उसके खुद के बॉडी के ओरिजिनल सेल्स डैमेज नहीं होने चाहिए, नॉर्मल होस्ट सेल्स डैमेज नहीं होने चाहिए। फिर एक कॉन्सेप्ट है आपका सिरम। सिरम का मतलब क्या होता है बेटा? हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और सेल्स है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 3 तरीके के सेल्स है अपने अंदर। इन सेल्स की बात नहीं करनी, प्लाज्मा को उठा लो। प्लाज्मा के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि ब्लड को क्लॉट करता है। होते हैं ना बहुत सारे फैक्टर्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स के साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स और भी होते हैं जो प्लाज्मा में होते हैं। तो आप फाइब्रिनोजेन नाम का क्लॉटिंग फैक्टर, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो प्लाज्मा में से हटा दो, जो सामान बच गया दैट इज नोन एज सीरम। Serum mean blood plasma from which fibrinogen has been removed. What is fibrinogen? Clotting factor. It may contain numerous chemical substances including antibodies and antitoxins. अब ये सीरम बहुत काम की चीज है क्योंकि हमारी बॉडी पूरे टाइम पर एंटीटॉक्सिन्स या एंटीबॉडीज बनाती रहती है ताकि हम बैक्टीरिया वायरस से बचे रहें। अभी भी वायरस बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है बट हम बीमार नहीं हो रहे हैं बिकॉज हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली है, गन्स राइफल्स बना ली हैं उस डिसीज को मारने के लिए। हमें वही एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के अंदर गन्स राइफल्स बन गए हैं वो लेने हैं, वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। क्यों एक्सट्रैक्ट करने हैं? देखो ये टॉक्सिन्स पर अभी लेकर आती हूँ, एंटी टॉक्सिन्स पर भी लेकर आती हूँ। चलो ठीक है, ये पढ़ लो पहले। तो पहले टॉक्सिन्स पढ़ लो। बैक्टीरिया खुद बहुत ही बड़ा विलन है, हमें बीमार करता है। तो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया, हमारी बॉडीज ने उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना दी। तो ये एंटीबॉडी है गन, ठीक है। खुद तो आया ही था ये बैक्टीरिया, इसने ना साथ में सुसु भी कर दिया बहुत सारा हमारे ब्लड के अंदर। अब सुसु सच में तो नहीं किया, टॉक्सिन्स रिलीज कर दिए, केमिकल्स रिलीज कर दिए। तो हमारी बॉडी में ये तो एंटीबॉडीज बनी, बट साथ में जो इसने सुसु कर दिया उसके लिए हमें सफाई भी तो करानी पड़ेगी। तो टॉक्सिन्स वो केमिकल है जो बैक्टीरिया से रिलीज हुआ, और एंटी मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंटी टॉक्सिन्स मतलब हमारी बॉडी ने वो सफाई वाले निकाले जो कि टॉक्सिन्स को साफ करेंगे। तो जब भी बीमार होते हैं बैक्टीरिया से तो ये खुद तो आते ही हैं हमारी बॉडी लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज बना रही है, फिर साथ में टॉक्सिन्स भी दे जाते हैं, तो हमारी बॉडी उससे बचने के लिए एंटी टॉक्सिन्स बनाती है। अब डेफिनेशन रीड करो। ये पॉइजनस प्रोटीन्स है, ये सुसु की क्या डेफिनेशन है? दीज आर पॉइजनस प्रोटीन्स जो कि पैथोजेनिक बीमारी करने वाले बैक्टीरिया से निकलते हैं अपनी ग्रोथ के टाइम पर, और जब बैक्टीरिया मर भी जाते हैं ना तो भी ये निकलता रहता है। इससे बचने के लिए अपनी बॉडी बनाती है एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। इसको रीड करो। द पर्सन गेट द डिसीज इन द मिडिल फॉर्म एंड गेट सिमुलेटेड। एंटीटॉक्सिन्स की डेफिनेशन मैं तुम्हें देती हूं, ये लाइन तो ले ही लेना। द एंटीटॉक्सिन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द फ्यूचर अटैक ऑफ पर्टिकुलर डिसीजेस। Antitoxins are produced in blood to fight against the toxins। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब ये एंटीटॉक्सिन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वैसे एंटीबॉडीज जैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना, सेम तरीके से ये एंटीटॉक्सिन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो अब तो भी इतना समझ आ गया। इसके बेस पर हमने ना सीरम बनाया। सीरम कैसे बनाया हमने, देखो
अब एक स्नेक अगर बहुत बड़े हॉर्स को काट जाएगा तो वो इतनी जल्दी मरता नहीं है, थोड़ा सा डंक अगर मार देगा, वैसे हॉर्स मर भी सकता है, बट मान लो थोड़ा सा ही काटा है, थोड़ा सा ही जहर इस घोड़े के अंदर गया है तो ये बच सकता है। हमारे कंपैरिजन में हमारे अंदर थोड़ा सा भी अगर जहर चला गया तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी स्नेक के पॉइजन के अगेंस्ट एंटी टॉक्सिन नहीं बना रही है बेसिकली, क्योंकि स्नेक का जो पॉइजन है वो बेसिकली सुसुई है, ठीक है, ऐसे सुसुई याद रखना। तो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, हम मर जाते हैं। अब हम खुद को बचाना चाहते हैं। हमने देखा जब घोड़े को एक स्नेक बाइट करता है तो उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो वो इतनी जल्दी नहीं मरता है, और उसका ब्लड एंटीटॉक्सिन्स बना रहा है। तो हमें भी चाहिए ना वो एंटीटॉक्सिन जो हम नहीं बना पा रहे हैं, भाई हमें भी मिल जाए। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक हॉर्स के अंदर, तो हॉर्स लग नहीं रहा होगा बट एनीवे, हमने इसके अंदर बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स डाल दिए। स्नेक का भी वेनम ऐसे ही काम करता है। हमने बैक्टीरियल टॉक्सिन्स डाल दिए इसके अंदर, जान के डाल दिए, कम अमाउंट में डाले। अब इसके ब्लड के अंदर एंटीटॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाएंगे। 2-3 बार हम इसको ये इंजेक्शन देते हैं ताकि अच्छे से एंटीटॉक्सिन्स बन जाए। फिर वो एंटीटॉक्सिन्स हम एक पर्सन के अंदर डाल देते हैं जिसको कोई बीमारी है या फिर जिसको स्नेक ने काट लिया। तो बोलते हैं ना सांप जहर को मारता है, ये इसीलिए जहर को मारता है। इसको जहर लग गया, दूसरे जहर ने इसको बचा लिया, इसीलिए एक कहावत बनी है। फिर उसके बाद यूज इन स्नेक बाइट ट्रीटमेंट, ये फायदा पता चल गया तुम्हें सेरम्स के केस में। दूसरा हेल्प्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि हमने प्लाज्मिड डीएनए पढ़ा था, उस प्लाज्मिड डीएनए का हमने फायदा निकाला। ई कोलाई बैक्टीरिया ले लो, एक पर्सन डायबिटिक है, बेचारे के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा, तो हम चाहते हैं वो ठीक हो जाए, उसके अंदर इंसुलिन बनना शुरू हो, हम उसको दवाइयां दे सके। तो हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए के अंदर अपना इंसुलिन वाला जीन डाल दिया। ये डिवाइड करता है, ये प्लाज्मिड डीएनए डिवाइड करेगा। हम इस जीन, अब ये पूरा का पूरा डीएनए इंसुलिन जीन बना रहे हैं, ठीक है, वही हमने इसके अंदर से जीन बनवाया और फिर डायबिटिक पेशेंट के अंदर डाल दिया, तो हमने इसको ठीक कर दिया। इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हमने जीन्स के साथ छेड़छाड़ करी है, हमने अपना डिजायर्ड जीन इसके अंदर डाल दिया। इंसुलिन डिसीज का एग्जांपल आपकी बुक के अंदर है। कुछ और जीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जिनके हमने प्लाज्मिड डीएनए के अंदर अपना जीन डाल दिया है, अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया है। अब हीमोफीलिया ए बीमारी को ठीक करने के लिए, हीमोफीलिया ए बीमारी को ठीक करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 के अंदर, मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से ये हीमोफीलिया ए होता है, तो वो हमने कंट्रोल कर लिया। और फैक्टर 9 के अंदर भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया वाले सिरम्स बना लिए हैं। ये 2 एग्जांपल्स है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वुड बी वैक्सीन। वैक्सीन हम लगवाते हैं, कोरोना में तुमने लगवाई होगी। तो वैक्सीन किस लिए लगवाई जाती है? हमारी बॉडी बैक्टीरिया और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है, तो हम बीमारी का वेट क्यों करें कि हमारा ब्लड जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगा, थोड़े दिन लग जाएंगे, हम बीमार होंगे, फिर ठीक होंगे। तो हमने खुद ही एक तरीका निकाला वैक्सीन का कि हम उसके अंदर खुद डेड जर्म्स डाल देंगे या वीक जर्म्स डाल देंगे, और हम बीमार नहीं होंगे उससे, हमारी जो ब्लड के अंदर क्षमता है एंटीबॉडीज बनाने की, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज द केस ऑफ ठीक है। रीड द डेफिनेशन, यू हैव टू रीड द डेफिनेशन। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स। टीएबी वैक्सीन आ गई है बेटा टाइफाइड के लिए, एंटीबायोटिक्स भी है इसके लिए और वैक्सीन भी है। उसके बाद बीसीजी वैक्सीन आ गई है ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए। तुम्हारे लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं हेल्थ और हाइजीन वाले, उनके अंदर भी एग्जांपल्स है, तो ये तुम्हें याद हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट टॉक्सोइड्स, बेसिकली पढ़ो इसको। टॉक्सोइड क्या है? टॉक्सिन से अलग है ये, टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। These are the inactivated toxins of a particular bacteria which can still stimulate the production of the respective antibodies such as those for producing immunity against diphtheria and tetanus। देखो टॉक्साइड्स क्या होता है? टॉक्सिन वही जहर हो गया, सुसु। मैंने सुसु स्टोर करके रख लिया, बाहर बाहर नहीं बोलती हो, मैंने टॉक्सिन को स्टोर करके रख लिया, इनएक्टिवेट करके रख लिया, ताकि फ्यूचर में मुझे अगर कभी एंटीटॉक्सिन बनवाना है तो काम आए। तो टॉक्साइड इज नथिंग बट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, दैट्स इट। ठीक है बच्चों। नाउ लास्ट, बैक्टीरिया यूज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसका क्या काम है? बहुत सारे बैक्टीरियाज एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो काम है ना इनका, वो है नाइट्रोजन को फिक्स करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है इसको तोड़ना। और N2 को डायरेक्टली कोई यूज नहीं कर पा रहा है, ना हम यूज कर पा रहे हैं, ना प्लांट्स यूज कर पा रहे हैं। प्लांट्स के लिए ज्यादा दिक्कत है, उनको तो चाहिए ही चाहिए नाइट्रोजन, हमें भी चाहिए। हमारा RNA DNA प्रोटीन किससे बने? नाइट्रोजन से बने। तो हम सारे देखते हैं नाइट्रोजन को कि भाई टूट जा, हम तुझे यूज कर लें। N2 तो किसी काम का नहीं आ रहा, जबकि सबसे अबंडेंट है, 78% है हमारी एयर के अंदर। तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में होता है।
लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में होता है, ये उनके रूट में ही रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। अब जो पूरा तुम्हें नाइट्रोजन साइकिल है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कि भाई हम इस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, उसमें N2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया के अंदर। NH3 क्या है? अमोनिया है, ठीक है। तो चलो प्लांट्स का काम चल जाएगा, अमोनिया ले लेंगे, बट इतना ज्यादा अमोनिया अभी भी नहीं ले पाते हैं, बट फिर भी कन्वर्ट तो हो रहा है ना, कन्वर्ट तो अभी भी हो रहा है। सो देयर आर बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर बदल देते हैं, ठीक है। सो देयर आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल, एग्जाम्पल्स आर एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये 2 बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, अमोनिया में चेंज करते हैं। बैक्टीरिया से हो रहा है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना, तो यहाँ पर बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए ना, वो कर रहे हैं काम, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वैसे ये आपका लाइटनिंग से भी हो जाता है, जब बिजली कड़कती है तो भी नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो सकता है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब आ जाओ, हमें अभी भी ये पूरे तरीके से यूज नहीं हो सकता, हमें दूसरी फॉर्म भी चाहिए होती है, प्लांट्स को दूसरी फॉर्म चाहिए होती है। क्या है दूसरी फॉर्म? N2 को कन्वर्ट कर लो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के अंदर, NO2 और NO3 के अंदर, ठीक है। दिस इज नाइट्राइट, दिस इज नाइट्राइट एंड दिस इज नाइट्रेट। अब इसके बैक्टीरियाज याद कराने की देखो मेरे पास एक ट्रिक है। वैसे नाम क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं ना, तुम्हें परेशानी होगी। देखो N2 विल चेंज इनटू NO2, यहाँ पे बेसिकली 3 ऑक्सीजन ऐड कराने पड़ते हैं एक N2 के साथ, तब जाकर NO2 बनता है। तो यहाँ पर 2 बैक्टीरिया आ रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। कैसे याद करोगे? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, कोकस, इनके अंदर बहुत ज्यादा O की साउंड आ रही है, बहुत सारे O आ रहे हैं। देखो नाइट्रोसोमोनास तीनों, यहाँ पे भी नाइट्रोकोकस, बहुत सारे O आ रहे हैं ना, तो दिस इज ज्यादा ऑक्सीजन ऐड करनी है ना NO2 बनाने के लिए, तो ये बैक्टीरिया जिनकी स्पेलिंग में ज्यादा O आता है वो यूज हो रहे हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, N2 को NO2 में चेंज कर रहे हैं। फिर ये B स्टेप है, दूसरा स्टेप है, बाद में NO3 में कन्वर्ट होगा। दूसरा स्टेप है ना, B पार्ट पे आ रहा है ना, तो नाइट्रोबैक्टर, बी से याद रखना, नाइट्रोबैक्टर बाद में यूज होगा, NO2 को NO3 में चेंज होगा। ये एग्जांपल्स तुम्हें एक बार याद हो गए ना, और तुमने अपने आंसर शीट में रख दिया सही सही इसी फॉर्मेट में, मजा आ जाएगा तुम्हारी मैम को। NO2 और NO3 हमने यूज तो कर लिया, बट हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है जो भी हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं वो हमें उसी फॉर्म में वापस करना है। तो NO2 NO3 को वापस N2 में चेंज करना होगा। इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। तो कुछ झूठे बैक्टीरियाज हैं जो कि एनवायरमेंट ने भेजे हैं, चोरी करने के लिए भेजे हैं कि यार ये तो ले गए सारी चीजें, इन्होंने कन्वर्ट कर दी, वापस लेकर आओ N2 को। मैंने इतना शरीफ क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, ओहो, शरीफ है ना, तो मैं इतना शरीफ भी नहीं हूं कि मैं N2 को वापस ना लूं। तो हमारे नेचर में हमने इसको कन्वर्ट तो कर लिया, बट हमें N2 में वापस भी भेजना है। उसके लिए झूठा नकाब पहने हुए बैक्टीरियाज आ रहे हैं जिनको हम बोलते हैं सियोडोमोनास बैक्टीरिया। तो ये सियोडोमोनास बैक्टीरिया क्या कर रहा है? डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा है, NO2 को NO3 को फिर से चेंज कर रहा है N2 के अंदर। हो जाएगा याद? बस अब लास्ट में जो टॉपिक बचा है तुम्हारा वो क्या है कि इनका ये जनरल स्टडी, अभी एक इंडस्ट्रियल यूज बचा है जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर नोट्स मिल रहे हैं बेटा, मैंने पढ़ा दिया है जनरल स्टडी, बट गिव इट अ गुड रीडिंग, क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग अभी भी बुक उठा के नहीं देखोगे, बट तो यू हैव टू गिव इट अ गुड रीडिंग फ्रॉम दिस। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ बेटा, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लीज इसको अच्छे से रीड कर लेना, तुम्हारा ही फायदा होगा, ठीक है। रीडिंग ही करनी है, आप तुम्हें सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा, जल्दी जल्दी समझ आएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्जुगेशन रखा हुआ है, लाइव में मैंने पढ़ाया था। स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। स्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या हो जाता है बैक्टीरिया के साथ? स्पोर फॉर्मेशन के बाद हाई टेम्परेचर हो, बॉईल कर दिया, कोई पॉइजन डाल रहे हैं, तो भी बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड रहते हैं, उन्होंने अपने आसपास एक कवच बना लिया। ये हिस्ट्री दी हुई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की गलती से कैसे डिस्कवर हो गया था, पेनिसिलिन क्या होती है, कैसे काम करता है। उसके बाद ये टेबल मैं भी बना चुकी हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम उस टेबल से याद कर लेना।
मैं इसको डिलीट जान के नहीं कर रही हूँ, ताकि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें फ्लो चार्ट में से समझना है, तुम्हें रीड करके समझना है, इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। इसलिए मैंने ना इसको डिलीट नहीं किया है, ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ। एंटीटॉक्सिन्स की डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग दिखाई हुई है बेटा कैसे बनती है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में है, नाइट्रिफिकेशन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, अमोनिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, देन डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, विच वी हैव जस्ट स्टडीड, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है अभी कमेंट में लिख दो, आई विल लुक एट द कमेंट्स। नाउ कमिंग टू बैक्टीरिया रोल इन इंडस्ट्री, तो बहुत ज़्यादा रोल इनका इंडस्ट्री में तो हो ही रहा है। हम अलग अलग टी के फ्लेवर्स बना देते हैं अलग अलग बैक्टीरियाज को यूज़ करके। और दूसरा है लेदर टैनिंग। लेदर किससे बनता है? एनिमल की स्किन से। तो एनिमल की स्किन को जो लेदर में चेंज करने वाला प्रोसेस है, वो बैक्टीरियाज उस स्किन को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर देते हैं बेसिकली, तो लेदर फॉर्मेशन में आसानी होती है। फिर ये बैक्टीरियाज ना कुछ गंदे भी हैं जो हमारे खाने को बहुत जल्दी खराब कर देते हैं, है ना। हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है पुराने खाने से। तो एक नाम है बॉटुलिज्म, इज अ वेरी सीरियस फूड पॉइजनिंग। बॉटुलिज्म के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से है, वो बैक्टीरिया जो कि पैक्ड फूड के अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और ये बैक्टीरियाज हमें फूड पॉइजनिंग करेंगे। बॉटुलिज्म जो बैक्टीरिया की बीमारी है, फूड पॉइजनिंग की बीमारी है, इसमें वॉमिटिंग और लूज मोशन एक साथ, सोचो कितनी बुरी हालत हो जाएगी पर्सन की, ठीक है। नाउ एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेशन क्या है? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब यही है कि हम एयर टाइट कंडीशन में अगर अपने खाने को रखेंगे ना, तो बचा रहेगा हमारा खाना, उसमें एयर नहीं जाएगी, बैक्टीरियाज नहीं जाएंगे, तो हमारा खाना लंबे टाइम तक चलेगा। अगर बैक्टीरियाज घुस गए तो वो खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, वो स्मेली खाना हमने खा लिया तो हमारे पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो ना फूड प्रिजर्वेशन के तरीके हैं, सबसे पहले तो बॉइलिंग और हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, या फिर स्टरलाइजेशन कर देना। तो अब जो भी आपका पानी को बॉईल करते हो ताकि उसके अंदर ज़्यादा बैक्टीरियाज मर सके, बट अगर स्पोर वाले बैक्टीरियाज है तो वो नहीं मरते बेटा बॉइलिंग से भी। कितने टेम्परेचर पर बॉईल कर सकते हैं? 110 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। प्रेशर कुकर में अगर हम खाना बनाते हैं तो वो स्पोर्स तक को भी किल कर सकता है, देख रहे हो तुम। कैनिंग इंडस्ट्री, कैनिंग इंडस्ट्री क्या करती है? स्टरलाइजेशन करती है पहले खाने का, उसके बाद उसको पैक करती है, तभी वो लंबे टाइम तक चल सकते हैं। उसके बाद है सॉल्टिंग। हम अचार जब बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं ना, तो सॉल्टिंग एक ऐसा मेथड है जो कि फिश, पिकल्स, चीज़, मैरिनेशन के लिए भी यूज़ होता है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली पानी की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में भी कुछ बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। हमें अगर खाने में से पानी बिल्कुल ख़त्म करना है तो हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ऑस्मोसिस वाली कंडीशन हो जाएगी। जो भी पानी एक सेल के अंदर, एक फ्रूट के अंदर है, वो अपना पानी खो देगा एंड बैक्टीरियाज की ग्रोथ उसमें और भी कम हो जाएगी। सो दिस इज, हमारा अचार इतने लंबे टाइम तक चलता है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा नमक डाला होता है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन। तुम एक ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें, तो बादाम की अगर हम बात करें, भीगे हुए जो वेट बादाम होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बट जो ड्राइड बादाम होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स बने हैं उसको हमने इसीलिए ड्राई कर दिया, उसमें से सारा पानी निकाल लिया। सेम रीजन बेटा, डिहाइड्रेशन है, तो पानी के प्रेजेंस में अच्छे से ये माइक्रोबैक्टीरियाज ग्रो नहीं करेंगे। ड्राइड मिल्क पाउडर खाया तुमने एवरीडे का? मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, वो पैकेट्स में आता है ना, होटल में मिलता है हमें। तो वो जो ड्राइड मिल्क पाउडर है दैट इज़ वेरी यूजफुल। उसको हमने ड्राई इसीलिए कर दिया ताकि हमें दूध तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, वो पैक्ड जो पाउडर है वो लंबे टाइम तक चलता है, तो हमने डिहाइड्रेशन कर दिया उसका। फिर है इरेडिएशन। इसमें क्या होता है, हम रेडियो एक्टिव, बेसिकली ऐसे रेडिएशंस का यूज़ करते हैं जो कि इन बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देगा। स्पेशली कौन सी यूज़ करते हैं हम? यूवी लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली एयर को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स जहाँ पे हमें पेशेंट्स को लेकर जाना है, बैक्टीरिया से बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। खाने की फैक्ट्री है, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, जहाँ पर चीज़ें खराब हो सकती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडिएशंस डाल देते हैं, बिकॉज ये बैक्टीरिया और रेडिएशंस की वजह से मर जाएंगे। फिर है पेस्चराइजेशन। ये हम दूध के लिए करते हैं। जो हमारे घरों में पैक्ड मिल्क आता है उसको हम पहले बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं, फिर झट से उसको ठंडा कर देते हैं। इस टेम्परेचर, झटपट सी टेम्परेचर चेंज की वजह से जो बैक्टीरियाज उसके अंदर ग्रो कर रहे होंगे वो मर जाते हैं, तभी बेटा वो दूध हमारा 1 दिन 1.5 दिन चल जाता है जो पैक्ड होता है। तो व्हाट इज द प्रोसेस? पहले 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो 30 मिनट के लिए, उसके बाद जल्दी से ठंडा कर दो। दिस इज नोन एज पेस्चराइजेशन। डेफिनेशन आएगी तो यही पैराग्राफ तुम्हें लिख कर आना है। पूरे तरीके से मिल्क स्टरलाइज नहीं होता है, बट काफी हद तक बेटा स्टरलाइज हो जाता है, तभी हमारे घरों में पैक्ड मिल्क की एक डेट होती है और हम उसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। हम अपने घरों में रेफ्रिजरेशन तो कर ही रहे हैं,
चीजें लंबे टाइम तक चलती है जब हम उनको फ्रिज में रख देते हैं कोल्ड टेम्परेचर पे। माइक्रोब्स का फेवरेट वैसे टेम्परेचर पता क्या है, जो हमारा रूम टेम्परेचर है। मॉइस्ट कंडीशंस तो इनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो रेफ्रिजरेशन कर देते हैं। माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, मोल्ड डू नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज व्हाई वी कीप थिंग्स इन द फ्रीजर। नाउ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कूल्स एट 0.5 डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज। डीप फ्रीजिंग, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस हमारे फ्रिजेस का टेम्परेचर बता रहा है ये, बट जो डीप फ्रीजिंग कूल्स होते हैं, जो आइसक्रीम जहां पर रखी जाती है, जहां पर मीट लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए रखा जाता है, वहां का टेम्परेचर बेटा 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, -20 to 30 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ठीक है, ओके। नाउ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन एंड केमिकल्स। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन एंड केमिकल्स का क्या है मतलब, जैम्स और पिकल्स। अचार, अगेन जैम्स आ गए इसके अंदर। ये इतनी जल्दी इसलिए खराब नहीं होते क्योंकि हमने इसके अंदर से सारा पानी निकाल दिया और हमने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। बट ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है, हम कुछ और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उन केमिकल को क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट इज अ प्रिजर्वेटिव दैट इज एडेड टू टिन्ड फूड्स एंड स्क्वॉशेस। देन देर आर सम डिसीजेज ऑल्सो जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हो सकते हैं। कौन से वो डिसीजेज हैं, देखो, ब्लैक रोट ऑफ मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर एंड बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ काउ पी। दीज आर 2 डिसीजेज जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं प्लांट्स के अंदर होने वाले। काउ पी, लोबिया खाया तुमने, व्हाइट कलर का छोले छोले जैसा होता है। और मस्टर्ड, सरसों होती है जो हमारी, उसके अंदर ब्लैक रोट हो जाएगा, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेस। देन एनिमल्स के अंदर एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बहुत ही बड़ी बीमारी हो सकती है। मतलब अगर कोई कंट्री चाहे कि दूसरी कंट्री को खत्म करना है, अटैक करना है, तो वो आजकल बैक्टीरियल वेपन बना रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें जिनके अंदर ये एंथ्रेक्स वाला बैक्टीरिया भर के रख दिया और फिर वो किसी तरीके से दूसरी कंट्री में इसको छोड़ा है या फैला कर आ गए। सो दैट इज कंडीशन ऑफ बैक्टीरियल वेपन। ठीक है, सो एंथ्रेक्स क्या होता है, इसमें बेसिकली ये वैसे जानवरों की बीमारी है, हमें भी हो सकती है, बॉडी पर स्वेलिंग आ जाती है। काउज और बफेलोज, कैटल्स के अंदर ये बीमारी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो वो मिल्क देना बंद कर देते हैं बेसिकली। देन बोवाइन ट्यूबरक्यूलोसिस, लंग्स इफेक्टेड, सूखी खांसी होती है ना जिसमें हमें बलगम नहीं आता है, दैट इज बोवाइन ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये बीमारियां हमें बैक्टीरिया से होती है। एनिमल्स के 2 एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। देन यू हैव ऑल्सो स्टडीड अदर एग्जाम्पल्स। विब्रियो कॉलरा नाम का बैक्टीरिया कॉलरा बीमारी करता है। वूपिंग कफ, ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, टेटनस, ये सारे के सारे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फंगस, फंगस 2 टाइप की है, मोल्ड एंड ईस्ट। ठीक है, सॉरी, अगर मैं मोल्ड की बात करूं तो ये पेपर, वुड, क्लोथ, एनिमल डंग पर मिलता है। ईस्ट एक तरीके का यूनिसेल्यूलर फंगस है, इसके बारे में अलग से बात कर रहे हैं क्योंकि पहले तो ये यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, और ये आपको शुगर रिच सब्सटेंसेस में देखने को मिलता है, जैसे फ्रूट्स में लग गया, शुगर केन में लग गया, जूसेस में लग गया, वहां पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। साइज की अगर हम बात करें तो दिस इज 2 to 10 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर का सिंबल होता है, ये रेंज बताई हुई है, इतने सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ जा सकती है। देन वेरी इन साइज फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर, ये बहुत ज़्यादा छोटा है ईस्ट का साइज। ये तो देखो 2 से 10 माइक्रोमीटर भी हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर तक भी मोल्ड ग्रो कर सकता है। शेप की अगर हम बात करें, इट लुक्स लाइक अ मैच स्टिक। लेट मी गिव यू द डायग्राम ऑफ दिस। रिमेंबर, एक ब्रेड अगर खराब हो जाती है तो उसके ऊपर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरीके से फंगस ग्रो करने लगती है। फंगस का डायग्राम के बारे में मैंने आपको कब बताया था, अभी डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बताया था। अब ये फंगस माइक्रोस्कोप से ही दिखेगी तुम्हें, इसके अंदर पतले पतले धागे हैं जिसको हाइफेई बोलते हैं, धागों का जो ग्रुप बन जाएगा उसको हम माइसीलियम बोलते हैं, और रूट वाले एरिया को हम राइजोइड बोलते हैं, राइजोइड। अब ये जो ऊपर बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। इसके अंदर स्पोर्स भर जाएंगे और जैसे ही इस फंगस को राइट कंडीशंस मिलेंगी, ये स्पोरेंजियोफोर फूट जाएगा और सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। तो ये मल्टीसेल्यूलर सारे सेल्स की कंडीशन हो गई, फंगस की कंडीशन हो गई। ये यीस्ट जो है वो तो है ही यूनिसेल्यूलर, तो एक सेल का बनेगा बेसिकली। इस सेल के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होंगे खाने को स्टोर करने के लिए, फैट को स्टोर करने के लिए भी एक फैट वैक्यूल होगा, ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन वैक्यूल होगा। ठीक है, एंड ओवल शेप का होता है, देखो ओवल या स्पेरिकल शेप का होता है। इसकी एक और खास बात क्या है कि बहुत जल्दी सेल डिवीजन कर लेता है। मतलब ये सेल डिवीजन कैसे करेगा बेटा, इट फॉर्म्स चेन, बडिंग, इट यूजेस बडिंग मेथड फॉर
रिप्रोडक्शन। तो ये पेरेंट अगर यीस्ट है तो इसने अपने आसपास एक छोटी सी बड बना ली, अपना जैसा एक छोटा सा बच्चा बना लिया। ये बच्चा बड़ा नहीं होता, इतने में एक और बच्चा इसके यहाँ पर आ जाता है, फिर एक और बच्चा आ जाता है। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि बर्ड्स क्या है, पेरेंट सेल के छोटे छोटे बच्चों को ही बोलते हैं। तो चेन बन गई बर्ड्स की, ये बहुत रैपिडली डिवाइड करता है, मतलब 60 मिनट में ही बहुत सारी सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा। दिस इज द डायग्राम। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, फूड स्टोरेज, ग्रैन्यूल्स। अब ये फूड स्टोरेज ग्रैन्यूल इसमें एक दिखाए हुए हैं, आपकी बुक के अंदर फैट स्टोरेज ग्रैन्यूल्स अलग दिखाए हुए हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स अलग दिखाए हुए हैं। ग्रैन्यूल्स क्या है, वैक्यूल जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जहां पर फैट और ग्लूकोज स्टोर हो रहा है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज को स्टोर करने वाली जगह, ठीक है। और ये वो डायग्राम है मोल्ड का, नीचे राइजोइड दिख रहा है, हाइफाई दिख रहा है, स्पोरेंजियोफोर हो गया, स्पोर्स बर्स्ट कर दिए, ठीक है। मूविंग अहेड, हाइफाई अपना खाना ब्रेड के पीस से ले लेगा, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एंजाइम ब्रेड के अंदर जितना भी खाने का सामान है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना, उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके एब्जॉर्ब कर लेता है। ईस्ट जो है ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है शुगर के ऊपर। और इफ यू रिमेंबर, हम जो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं ग्लूकोज से, जो हमें विस्की वाइन बनानी है, उसके अंदर हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ईस्ट लव्स ग्लूकोज, ठीक है। ये आगे आएगा, आई विल टेल यू कैसे काम हो रहा है, अभी बताती हूँ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर रेस्पिरेशन, तो मोल्ड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी काम कर लेता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी काम कर लेता है। ईस्ट जो है वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, स्ट्रिक्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये काम करेगा, ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए इसके आसपास। नाउ आई एम चेकिंग दिस। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बिवरेजेस आएगा ना, उसमें पढ़ाऊंगी मैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा ना डायग्राम में कि इसने स्पोरेंजियोफोर्स बना लिए, उसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, वो स्पोर्स जब भी फट जाएंगे तो जगह जगह फंगस फैल जाएगी, नई फंगस ग्रो कर जाएगी। तो दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियाज की तरह ये भी कॉन्जुगेशन कभी कभी कर लेते हैं, तो अगर ट्रू फॉल्स में आया तो लिख देना कि हाँ ये कॉन्जुगेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स म्यूकस, राइजोपस, ये दोनों ही ब्रेड फंगस के एग्जाम्पल हैं। यीस्ट की बात करें, साइंटिफिक नेम इज सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। नाउ विच इज द मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस। इतना ज्यादा इसके इंट्रोडक्शन में नहीं आने वाली है चीजें, इट इज रिटन इन योर बुक दैट इट इज फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बट स्टिल टू अंडरस्टैंड दिस यू शुड नो अबाउट द बेसिक ऑफ दीज थिंग्स। और तुम तो अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें बायो की बेसिक चीजें पता हो। नाउ इफ यू सी द यूजफुल रोल, तो बेकरी में जो तुम इतनी सारी चीज़ें खाते हो, ब्रेड केक खाते हो, उसमें बेटा हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन कर देता है। फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तभी हम देखते हैं केक के बीच में जो छेद है ना, वो CO2 गैस की वजह से ही है बेसिकली। देन अपनी मतलब वो केक जो है वो फूल कर पूरा तैयार हो जाता है, दैट इज द पर्पज ऑफ ईस्ट। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, जो सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड हमें लैब में बनाना है, उसमें भी हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं। देन इज प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, सोच रहे हो केमिकल चीज़ें बना रहे हैं हम, नकली केमिकल्स बना रहे हैं फंगस से, हमारी बॉडी में तो बन ही रहे थे बट हमने फंगस का इस्तेमाल करके प्रोटीजेस बनाया। प्रोटीजेस वो एंजाइम है जो प्रोटीन के पीछे पकड़ के उसको तोड़ देता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम है। सेल्यूलेजेस, सेल्यूलोज जो प्लांट की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको तोड़ने वाला एंजाइम है। तो सोचो हम फंगस से एंजाइम्स बना रहे हैं, इजंट इट अमेजिंग। देन एंटीबायोटिक्स, हमने जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था तो फंगस को भी ऐड कर लो, ठीक है। फंगस इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स। अब अगेन एंटीबायोटिक्स की क्या फ़ायदे होने चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए और नॉर्मल होस्ट के सेल्स को किल नहीं करना चाहिए। देन दिस वाज द एग्जांपल ऑफ, अच्छा तुमने अभी बैक्टीरिया में जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पढ़ी है ना, तो वो बैक्टीरिया फंगस दोनों से बनती है, तो उसमें बेसिकली वो एग्जाम्पल फंगस का है। पेनिसिलियम नोटेटम पुराना नाम है और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नया नाम है। जख्मों को ठीक करेगा, गले में इन्फेक्शन, ब्रेन और आईज के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम से ही आया पेनिसिलिन। उसके बाद
डिकम्पोजिशन, जैसे बैक्टीरिया काम कर रहे थे ऐसे फंगस भी ग्रो करती है, सड़ती है और गलती हुई चीजों पर उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देती है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, विस्की वाइन बनाने में इसका काम होता है। देखो कैसे, हमने लिया कोई भी फ्रूट, मान लो हमने ग्रेप ले लिया, ग्रेप के अंदर ग्लूकोज होगा, ईस्ट को ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा पसंद है, तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, ईस्ट ने इस ग्लूकोज को पकड़ा और ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया पाइरूवेट के अंदर, ठीक है, और फिर पाइरूवेट को चेंज कर दिया इथेनॉल के अंदर। ये इथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है। इस अल्कोहल में अल्कोहल के अंदर हम इसको डिस्टिल भी कर सकते हैं। बेसिकली हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस पता है ना तुम्हें, तो हम कईयों में ज्यादा पानी डालेंगे, कईयों में कम पानी डालेंगे। बेस्ड ऑन दैट वी हैव वेराइटीज, वी हैव विस्की, वी हैव जिन, वी हैव बियर, वी हैव विस्की, नो विस्की दो बार हो गया, वी हैव वाइन, बियर, विस्की, जिन, ठीक है। सो ये इथेनॉल और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन। बट ये एनारोबिक है। ईस्ट ये कंडीशन, ईस्ट ये प्रोसेस करने के लिए कंडीशन रखती है कि मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करूंगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आगे अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया। अब ये अल्कोहलिक बेवरेज, मैंने तो अभी आपको एग्जांपल दिया था ग्रेप्स का, बट सिर्फ ग्रेप से थोड़ी बन रहा है, वीट से भी बियर बनती है, बार्ले से भी बनती है, राइस से भी बनती है, मोलेसेस से भी बनती है, कॉर्न स्टार्च, टॉडी, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। कुछ दवाइयों के अंदर भी बेटा हम ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम विनेगर भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। सो अल्कोहल पहले हमने बना लिया, फिर अल्कोहल से हमने विनेगर बनाया। व्हाट इज विनेगर, चाउमीन बनते हुए देखिए कभी, उसके अंदर हम सिरका डालते हैं, दैट इज विनेगर। अब वो कौन से बैक्टीरिया, हमने पहले अल्कोहल बना लिया, फिर उसके अंदर हमने एसिटिक एसिड बैक्टीरिया डाल दिया, वो चेंज कर देता है उसको विनेगर के अंदर। विनेगर का केमिस्ट्री नेम क्या है, एसिटिक एसिड ही। विनेगर को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बुलाओगे, एसिटिक एसिड ही बुलाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन को ना इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। देखो मैंने बताया था ग्लूकोज टूटा, इथेनॉल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इन्होंने पाइरूवेट का स्टेप नहीं लिखा, बट पहले पाइरूवेट में बदलता है और फिर इथेनॉल और CO2 में बदलता है। सो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को सिंपल प्रोडक्ट्स में, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन इथेनॉल बनाने के लिए इट इज प्रोड्यूस एज अ कंसंट्रेशन ऑफ 12% एंड देन दिस कंसंट्रेशन स्टार्ट्स किलिंग ईस्ट। भाई देखो हमने यहाँ पर इथेनॉल बना लिया, ईस्ट डाली थी हमने क्योंकि ईस्ट ने ही ग्लूकोज को लिया और उसको तोड़ दिया, तो हम ईस्ट तो थोड़ी खाएंगे, हम नहीं चाहते ईस्ट हम खाएं जो उसके अंदर हमने पहले डाली थी। तो 12% कंसंट्रेशन के बाद ईस्ट खुद ही मर जाती है। तो बढ़िया बात हो गई ना, हमारी अल्कोहल भी बन गया और ईस्ट खुद भी मर गई। क्या वाइन पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए, बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत जल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि कोई वाइन पीने बैठेगा तो उसको बहुत जल्दी अल्कोहल के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर ज़्यादा अमाउंट में पियेंगे तो हार्मफुल होती है। लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, पर्सन इतना ज़्यादा सफ़र कर सकता है, ऐसी हालत हो सकती है। सिरोसिस ऑफ लिवर के अंदर क्या होता है कि ना, आप देखो लिवर ठीक से काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा येलो पिगमेंट्स बनाना शुरू कर देता है, बॉडी के अंदर यूरिया इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर बॉडी के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दिमाग पर असर पड़ता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा पैची हो जाती है, देन वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है पर्सन का। ब्लड हार्ट पर भी फर्क पड़ेगा बिकॉज ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती हैं। इतना डिटेल में नहीं आएगा बट थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो याद रखना है लिवर सिरोसिस, जो कि ज़्यादा वाइन पीने से हो सकती है। उसके बाद चीज़ मेकिंग, अच्छी बातें कर लेते हैं फिर से। चलो हमने वाइन बनाई, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रही थी, तुम्हारी बुक में बीच में लिख दिया कि भाई ज़्यादा वाइन भी मत पी लेना, कहीं तुम्हें लगे कि बहुत फ़ायदे हैं तो ज़्यादा वाइन भी नहीं पीनी है। उसके बाद है चीज़ मेकिंग। चीज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटी का बनता है। चीज़ इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन, उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए एंड विटामिन बी के अमाउंट होता है। अब चीज़ किससे बनाएंगे हम, वो भी हम इन्हीं से बनाते हैं, फंगस से। अब चीज़ मेकिंग का सबसे पहला तरीका है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। सबसे पहले मिल्क लो और उसके अंदर डाल दो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड कॉटेज चीज, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। तो कॉटेज चीज तो इसी 2 स्टेप में बन गया। दिस इज कॉटेज चीज, 1 सेकेंड, दिस इज कॉटेज चीज, ठीक है। फिर उसके बाद हम डालते हैं उसके अंदर सॉल्ट, ताकि उसके अंदर का बचा हुआ पानी भी सारा निकल जाए।
पानी निकल जाएगा तो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया जो तुम्हारे विलन है वो भी निकल जाएंगे। पानी ज्यादा होता है तो उनकी ग्रोथ और ज्यादा हो जाती है। तो हम तभी ड्राइंग पढ़ रहे थे ना, ड्राई कर दो तो फूड आपका लंबे टाइम तक चलता है। राइपनिंग ऑफ और क्योरिंग ऑफ चीज, अब हम इसको एक अलग से टेम्परेचर पर रख देते हैं, ठीक है, अलग से एक हम टेम्परेचर सेट करते हैं, ह्यूमिडिटी सेट करते हैं इसके लिए, फिर हम पैक करते हैं और मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। ये स्टेप्स आ सकते हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। फिर आ रहा है आपका मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस। बहुत सारे मशरूम पॉइजनस होते हैं, जंगल में कभी फंस जाओ तो मशरूम मत खाना कोई भी। एडिबल मशरूम है कौन से, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मशरूम है व्हाइट बटन मशरूम, ये जिसकी मम्मी सब्जी भी बनाती होगी। फिर आपके पैडी स्ट्रॉ मशरूम भी हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉल्विरिएला, और ऑयस्टर मशरूम ये भी खाते हैं बेटा हम, फैंसी रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं, प्लूरोटस, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा है, अगैरिकस बिस्पोरस, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अब ये कम जगह लेते, बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं, तो लोग अपने घर में मशरूम का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नायासिन, पैंटोथेनिक एसिड एंड बायोटिन। इंपॉर्टेंट, ये इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो मशरूम के अंदर हो सकती हैं। ये बेटा हमें बीमारियों से दूर रखते हैं ये सारे एलिमेंट्स। फ्रेश मशरूम के अंदर 85 से 90% तो मॉइस्चर होता है, प्रोटीन होता है 3%, कार्बोहाइड्रेट्स होता है 4%, फैट और फैट देखो कितना कम है, मिनरल्स 1%। इसलिए तुम देखते हो जिम वालों की डाइट के अंदर भी मशरूम होगा, ठीक है। सो मशरूम आर अ वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट बेसिकली। अब मशरूम को अगर हम कल्टीवेट करना शुरू कर दें, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यार हम हमारे घर में ही कर सकते हैं, तो सबसे पहले मशरूम ग्रो करने के लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले कंपोस्टिंग करेंगे। तो बेसिकली खाद तैयार करनी है। खाद के अंदर तुम्हें वीट डाल दो, वीट पूरा गेहूं नहीं डालना है, जहां पर वीट ग्रो हो रही थी तो बची कुची डंडियां होंगी, राइस जहां ग्रो कर रहे थे वहां पर बची कुची स्टेम होगी, वो ले आओ और सॉइल के अंदर डाल दो। फिर चिकन मैन्योर और बचा कुचा चिकन डाल दो, सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाल दो। भाई सॉइल में फर्टिलाइजर तो डालने ही पड़ेंगे, वो भी हमने डाल दिए। अब इस कंपोस्ट को रखो 50 डिग्री सेल्सियस पर एक हफ्ते के लिए। तो 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि हमें बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए होगी, हमने इसको बहुत हॉट एरिया में रखना है एक हफ्ते के लिए। फिर दूसरा स्टेप हम करेंगे स्पॉनिंग। स्पॉनिंग में क्या होता है, मशरूम सीड्स कंसिस्ट ऑफ माइसीलियम विच इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंपोस्ट एंड अलाउड टू स्प्रेड फॉर कपल ऑफ डेज। स्पॉनिंग का मतलब कुछ खास नहीं है, जो हमने खाद तैयार करी उसके अंदर मशरूम के बीज डालोगे तभी तो मशरूम ग्रो करेगा, दैट इज स्पॉनिंग। कि हमने मशरूम के सीड्स लिए और हमने डाल दिए कंपोस्ट के अंदर। माइसीलियम क्या है, रिमेंबर हाइफई, इस मशरूम के सीड के अंदर क्या होगा, हाइफई का ग्रुप माइसीलियम होगा। 2-3 दिन में ग्रोथ तुम्हें दिख जाएगी। फिर है केसिंग, अ थिन लेयर ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर द कंपोस्ट, इट गिव्स सपोर्ट टू द मशरूम। तो जो सबसे पहले हमने ग्रो कराया था उसमें हमने सॉइल बहुत ही कम डाली थी, हमने पहले खाद तैयार करी थी, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा खाद ही था बेसिकली, ठीक है। फिर उसके अंदर जब हमारा कंपोस्ट तैयार हो गया ना, यहाँ पर हमने बीज डाल दिए मशरूम के, उसके ऊपर तुमने केसिंग के लिए सॉइल की एक परत डाली है। तो तुम इसमें थोड़ा सा सावधानी देख रहे हो क्या करनी, पहले खाद, फिर सीड्स और उसके ऊपर सॉइल, फिर आपके मशरूम्स ग्रो करते हुए दिखेंगे तुम्हें। देखो जब हम ऊपर सॉइल डाल रहे हैं उससे सपोर्ट मिल जाएगा मशरूम को, ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, जल्दी से कंपोस्ट तुम्हारा सूखेगा नहीं, एंड हेल्प्स टू रेगुलेट टेम्परेचर ऑल्सो। अब टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रखना है ताकि उसके अंदर और बीमारियां ना लग सकें। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो व्हाइट बटन मशरूम्स इन आवर होम्स। क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग आपको 3 स्टेजेस पर करना है। माइसीलियम तो तुम्हें 2 से 6 हफ्तों के अंदर ग्रो करता हुआ दिख जाएगा, उसके बाद तुम्हें ऐसे छोटे छोटे पिन जैसे हेड दिखेंगे। फिर आएगी बटन स्टेज जो कि बाद में बड़ी हो जाएगी। प्रिजर्वेशन, वैक्यूम कूलिंग, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वहां से बिल्कुल एयर रिमूव कर लो और उसको ठंडी जगह पर रख दो। गिविंग गामा रेडिएशंस एंड स्टोरिंग एट 15 डिग्री सेल्सियस। भाई हमें बिजनेस करना है, अब हमें मार्केट में भेजना है इन मशरूम्स को, तो हम ऐसे पैकेट्स में डालेंगे ना जहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, बिल्कुल सील टाइट होना चाहिए। देन उसके अंदर हमें गामा रेडिएशंस पहले डालनी पड़ेंगी ताकि और ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना स्टार्ट हो जाए। 15 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा जब तक कि मार्केट में नहीं पहुंचते हैं। फ्रीज ड्राइंग भी कर सकते हैं हम, सॉल्यूशन लेके आएंगे मार्केट से, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और ब्राइन का। ब्राइन इज वेरी सॉल्टी सॉल्यूशन बेसिकली, ठीक है। फिर हम उसको फ्रीज ड्राइंग मतलब भाई बहुत ठंडे टेम्परेचर पे हमने रख दिया, इन सॉल्यूशंस के साथ रख दिया ताकि हमारे मशरूम्स जल्दी से खराब ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिजर्वेशन। अब ये गंदी भी होती है, ये हमारे कपड़ों पर लग जाती है, खराब कर देती है फंगस, चीजों को, खाने को खराब कर सकती है। एस्परजिलस ये क्या करती है, देखो जो हमारे
फ्रूट्स वगैरह के ऊपर ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का सड़ता और गलता हुआ हमें सब चीज दिखता है, वो फंगस है। वो कौन सी, कभी नींबू देखा है? नींबू तुम्हारा पुराना हो गया होगा बहुत ज्यादा, तो उसके ऊपर काला काला ग्रो कर जाता है, दैट इज दिस एस्परजिलस फंगस। ठीक है, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे बड़ी आसानी से ग्रो कर जाती है। गिव इट अ गुड रीडिंग, इसको सिर्फ आप एक बार रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर लेना कि भाई प्लांट्स के अंदर भी फंगस डिसीज कर रही है, रस्ट डिसीज है, स्मट डिसीज है, एरगॉट डिसीज है। ठीक है, ज्यादा इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो बच्चों अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब सबके क्वेश्चंस हैं, तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। पहला है टिक मार्क द फीचर्स दैट कैरेक्टराइज वर्टिब्रेट्स। रिमेंबर वर्टिब्रेट्स, जिनके पास डॉर्सल बैकबोन है। अब वर्टिब्रेट का सारे फीचर्स ही वर्टिब्रेट के है, बट आपको मेन वर्टिब्रेट टर्म वाला फीचर यूज करना है। डॉर्सल नर्व कोड होती है, यानी कि पीछे की तरफ नर्व कोड होगी जो कि स्पाइनल कोड में जाकर बदल जाएगी। देन अ टेल बिहाइंड द लेवल ऑफ द एनस, पीछे टेल जा रही होती है। वो डायग्राम याद है? डायग्राम के अंदर कुछ ऐसा सा डायग्राम मैंने तुम्हें दिखाया था। तो यहाँ पर डॉर्सल नर्व कोड हो गई, फिर बीच में एक नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, यही 3 लेबलिंग्स होती है इस डायग्राम के अंदर, और लास्ट में लिखा हुआ है पोस्ट एनल टेल। तो ये इसीलिए डायग्राम ऐड किया गया था ताकि तुम्हें फीचर्स याद हो जाए वर्टिब्रेट्स के। बाकी भी होंगे फीचर्स, बट ये इसके वर्टिब्रेट के मेन फीचर है। अच्छा, इस बार अच्छी बात ये है कि तुम्हें आंसर साथ साथ मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब एक स्लाइड के बाद ही आंसर लिखा हुआ है। फिर तुम्हारे अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो उसमें भी आपको देखना है। नो सिंगल माउथ बट न्यूमरस पोर्स एज वाटर इंडेक्स। माउथ जैसी कोई चीज नहीं है, पोर्स प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर। पोर्स से क्या याद कराया था? पोरीफेरा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंटेड अपेंडेजेस, हाथ पैर जुड़े हुए हैं। कौन सी फाइलम है बेटा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। देन अनसेगमेंटेड बॉडी विद अ प्रोटेक्टिव कैल्केरियस शेल। बॉडी के ऊपर काफी, मतलब अनसेगमेंटेड बॉडी है, बॉडी पर सेगमेंट्स नहीं है, बट काफी सारे शेल्स हैं। मोलस्का। शेल वाला कौन सा फीचर था? मोलस्का का। लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट, स्टारफिश के अंदर था। क्या होगा इसमें? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। लॉन्ग तो है, सिलेंड्रिकल भी है, बट अनसेगमेंटेड है। याद करो एनिलिडा में सेगमेंट्स आए थे, उससे पहले जो तुम्हारी नीमाटोडा है, और इससे पहले एक और जो वर्म वाली थी प्लेथीहेल्मिन्थ्स। चलो प्लेथीहेल्मिन्थ्स तुम्हारा बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, इसलिए नीमाटोडा इज द आंसर। अनसेगमेंटेड बॉडी है, सिलेंड्रिकल है, कीड़े ही होते हैं बट बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं है। सेगमेंट्स वाले कौन से थे? एनिलिडा थे। देन स्मॉल फ्लैट अनसेगमेंटेड प्लेथीहेल्मिन्थ्स। स्मॉल है, फ्लैट है, हेलमिंथिस। अच्छा, इससे वाले पहले वाले में आपका प्लेथीहेल्मिन्थ्स इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी लिखा हुआ है ना। प्लेथीहेल्मिन्थ्स है हमारे फ्लैट वर्म्स, तो दैट्स व्हाई प्लेथीहेल्मिन्थ्स इज करेक्ट। नाउ मेंशन द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी क्लास लिखनी है। याद है 5 क्लासेस पढ़ी थी, परम से याद कराया था। तो अब देखो, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, इसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। वैसे ये रेप्टिलिया है, तो रेप्टिलिया इफ यू रिमेंबर 3 चेम्बर्ड वाले थे। क्रोकोडाइल महान है, उसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। पेंगुइन, पेंगुइन इज अ टाइप ऑफ बर्ड, एव्स में आ जाते हैं। टॉड, फ्रॉग का बड़ा भाई, एम्फीबियंस। शार्क, शार्क क्या होगी भाई? शार्क को हम पाइसेस के अंदर डालें। वेल, वेल उसमें मत लिख के आना पाइसेस में। मैमल है वेल, मैमेलिया। लार्जेस्ट मैमल, बचपन में पढ़ते थे 5th-6th में, लार्जेस्ट मैमल कौन है? वेल है। देन बैट किस में आएगा बेटा? बर्ड्स में, एव्स में डाल दो। हाउस लिजर्ड, लिजर्ड किस में आएगी? रेप्टिलिया में आएगी। तो अगर तुम्हें डर लगता है ना सारे रेप्टाइल्स वगैरह से, तो तुम, अच्छा बैट बेटा मैमल है, एव्स में नहीं, बैट इज अ मैमल। यस, ये भी आपको बचपन में पढ़ाया था, मैं भूल गई। देखो बचपन की बात थी, मैं भूल गई, बट तुम मत भूलना प्लीज। हाँ, मैं कह रही थी अगर तुम्हें छिपकली जैसी चीजों से डर लगता है, स्नेक से डर लगता है, तो तुम बोल सकते हो यार आई एम अफ्रेड ऑफ रेप्टाइल्स, ऐसे आप बोल सकते हो, याद रहना ये बात। नाउ डिफाइन द टर्म स्पीशीज। मैं मीनिंग समझा रही हूँ, ठीक है, तुम्हें डेफिनेशन इसके बाद मिल जाएगी। Species, group of organisms which are able to interbreed together. Clitellum, a cylindrical part on earthworm where some pores are present. Molting,
द रिमूवल ऑफ द स्किन, ये मोल्टिंग कौन से वाला है, एक मोल्टिंग होता है, एक मिनट रुको, द कास्टिंग ऑफ एंड रीग्रोइंग, यस यस यस, तुमने देखा है कि जो मच्छर या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे रिमूव देयर अपर बॉडी, they shed their skin, that is known as molting. So the casting of मतलब remove कर देना, regrowing of the exoskeleton मतलब बाहर की बॉडी की रीग्रोथ हो जाना, इसी को हम molting बोलते हैं, जो कि आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलती है, स्नेक्स में भी देखने को मिलती है. Diaphragm, what is diaphragm? It is a muscular structure which is present below the lungs. It is responsible for supporting the lungs. It works opposite in terms of lungs. How? Let us understand this. Remember, I always tell you diaphragm is the tomb-like structure which is present just below the lungs, and diaphragm contracts when lungs fill up with the air. So diaphragm is a muscular structure which is located just below the lungs, and it helps in respiration. This is the simple definition which you can write down. Nocturnal animals, the animals who come out at night are known as nocturnal animals. Now you have to read it from here. Are active during the night. A muscular structure separating thorax and abdominal internally in mammals is known as diaphragm. Let me tell you, हमारी बॉडी की कैविटी अगर हम देखें अंदर से, तो हमारी बॉडी ना बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऊपर वाला जो लंग्स वाला एरिया होता है, इसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, और डायफ्राम के नीचे हमारी बॉडी बन जाती है एब्डोमिनल कैविटी. किडनी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये कहाँ लोकेटेड है? एब्डोमिनल कैविटी में. लंग्स, हार्ट, ये कहाँ लोकेटेड है? थोरैसिक कैविटी में. इनके बीच में जो मतलब इसको डिवाइड करने वाला जो एक ऑर्गन है, दैट इज डायफ्राम. तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर. Mention the specific location and function of these microscopic spicules और elastic spongin fibers. Microscopic spicules और spongin fibers आपको किसके अंदर दिखेंगे? नाम से ही पता चल रहा है, पॉरीफेरेंस के अंदर. पॉरीफेरेंस, यही लिखा हुआ है. It forms the skeleton of sponges and function is to structural support and protect against predators. जानवरों से बचाने के लिए प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. उसके बाद टेंटिकल्स. हाइड्रा का डायग्राम याद है? हाइड्रा के माउथ के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर या टेंटिकल्स ही बोलेंगे इसको तो हम. ये पॉइजन वाले होते हैं, तो प्रीडेटर आएगा तो बच जाएगा, ये हाइड्रा बच जाएगा. दूसरा, बीच में ना एक ओपनिंग है, एक माउथ है इनका, तो ये टेंटिकल खाने को पकड़ के अंदर की तरफ डालते हैं खाने को. तो टेंटिकल्स के दो काम हो गए बेसिकली. टू कैच फूड ऑर्गेनिज्म, इट इज पॉइजनस ऑल्सो, तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द प्रीडेटर्स. किसका फीचर है ये? सीलेंटेरेटा. सीलेंटेरेटा का दूसरा नाम क्या था? निडेरियंस. निडेरियंस. नेक्स्ट, पैरापोडियम. जब भी मैंने बताया है पोडियम वर्ड आएगा, पोडियम वर्ड इज फॉर लोकोमोशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है. सो ये आपको मरीन एनिमल्स के अंदर, एनिलिड्स के अंदर मिलेंगे. तुमने कभी वो कान खजूरा देखा है? तो उसके जो इतने सारे हाथ पैर होते हैं ना, इसको पैरापोडियम बोलते हैं, जो कि मूवमेंट में ही हेल्प करेगा. ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा. और ये कहाँ मिलता है आपको? एनिलिड्स के अंदर मिलता है. फिन्स, मछलियों के पास जो तुम ऐसे ड्राइंग बनाते हो, तो ये तो आपकी बैकवर्ड फिन हो गई. यहाँ पर ऐसे बनाते हो ना, दिस इज फिन. मछलियों के अंदर मिलता है. दे हैव फिन्स, मतलब इनके हाथ पैर की जगह क्या है? फिन्स प्रेजेंट है. स्विमिंग में हेल्प करते हैं इनको. Feathers is the feature of aves, birds. They have an exoskeleton of feathers. Basically, birds का exoskeleton ना ही कैल्शियम से बना है, ना ही काइटिन से बना है, feathers से बना हुआ है. And it helps in flying, ताकि वो बहुत लाइट वेट रहे और उनको उड़ने में आसानी हो. Now some case study based question, structure based question. फिगर के बेस पर डायग्राम क्वेश्चन है. Mention the phylum to which the above animal belongs. ये एक इसको बिलोंग करता है, जल्दी जल्दी देखते हैं हम आंसर. एक इसको बिलोंग करता है बेटा, निडेरिया को बिलोंग करता है. ऐसे ही देखो, इसमें रिकॉग्नाइज करो. बी क्या है? हाइड्रा. इट इज ऑल्सो मरीन, इट बिलोंग्स टू सीलेंटेरेटा. ये क्या है तुम्हारा? सी एनिमॉन. ये भी, इसका कॉमन फीचर क्या है? इन दोनों के पास ऊपर टेंटिकल्स है. ये दोनों ही कौन सी फाइलम को बिलोंग करते हैं? सीलेंटेरेटा या फिर निडेरिया को बिलोंग करते हैं. फिर ये क्या है तुम्हारी? जेलीफिश. फिर ये क्या है तुम्हारा? पॉरीफेरेंस. ठीक है. सो एक्वेटिक हैबिटेट लिख दिया इन्होंने. एंड एनिमल्स कौन कौन से हैं? ए सी एनिमॉन, बी हाइड्रा, सी जेलीफिश. ये आपका कोरल है, रेड कोरल है बेसिकली. तो ये आपका पॉरीफेरा नहीं है बेटा, दिस इज एक्चुअली कोरल. नेम द कैविटी एनक्लोज्ड बाय 2 लेयर्ड बॉडी वॉल. सीलेंटेरॉन, ये थोड़ा सा नया है तुम्हारे लिए, कोई नई चीज ऐसी भी नहीं है. सीलेंटेरेटा याद है? ये सारे सीलेंटेरेटा के थे.
अब सीलेंट एरेटा के अंदर बेसिकली कोई ज़्यादा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। फिर से अगर मैं हाइड्रा का डायग्राम बनाऊं तो हाइड्रा अंदर से खाली है, हाइड्रा की बॉडी कैविटी है बेसिकली, अंदर से ये हाइड्रा खाली है, यहाँ से इसके ऊपर टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं, बीच में माउथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा सामान। तो ये जो आपकी कैविटी है, जो बाहर अंदर कैविटी हो गई, बाहर जो दीवार बनी हुई है वो सीलेंटेरॉन से ही बनी हुई है, इसीलिए नाम रखा गया सीलेंट एरेटा। उसके बाद नेक्स्ट, नेम द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर्स। इनके जो लोकोमोशन के लिए सारे फीचर्स हैं, दीज आर नथिंग बट टेंटिकल्स। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशंस। ये सारी तुम्हारी वैक्सीन्स के नाम है। टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एंड बी, बेसिले, कैलमेट, ग्यूरिन, ये हमने तुम्हारा हेल्थ एंड हाइजीन में पढ़ा था, बीसीजी। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए की क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ की जगह जीएमसी भी आ सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम बैक्टीरिया भी आ सकता है, जीएम की फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो अभी मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है ना बेटा, वहां से है। डीके और प्यूट्रीफिकेशन के अंदर आपको डिफरेंसेस लिखने हैं, और दूसरा आपको पेस्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन के अंदर डिफरेंसेस लिखने हैं। डीके, जब बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर दे ऑर्गेनिक मैटर का इनटू इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक को किस में चेंज कर दे, इनऑर्गेनिक के अंदर चेंज कर दे। भाई कार्बन से बना हुआ ग्लूकोज है तो उसको ब्रेक करके CO2 में डाल दिया, सल्फर है, नाइट्रोजन है तो उसको NO2 SO2 में चेंज कर दिया। इनमें से गंदी स्मेल नहीं आती है जब डीके हो रहा होता है। जब हम प्यूट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो प्यूट्रिफैक्शन भी यही है, डीके ही है, बट इट इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, अच्छे से टूटा नहीं है, इस टाइम पर गंदी सी स्मेल आती है, बेसिकली अमोनिया की स्मेल होती है। वो कूड़ेदान से आसपास गुजर रहे हो तो उस टाइम पर जब तुम्हें स्मेल आ रही है, दैट इज प्यूट्रीफैक्शन। बेसिकली बैक्टीरिया ही कर रही है ये काम, बट अभी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है। कंप्लीट ब्रेकडाउन जब हो जाएगा तो बदबू नहीं आती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डीकेइंग। पेस्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन, पेस्चराइजेशन तो हम मिल्क के लिए कर रहे थे, 60 डिग्री सेल्सियस पे पहले गर्म किया, फिर इमीडिएटली हमने उसको चिल कर दिया। स्टरलाइजेशन 110 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। पेस्चराइजेशन स्पोर्स को किल नहीं करता, स्टरलाइजेशन स्पोर्स को भी किल कर देगा। उसके बाद पार्शियल स्टरलाइजेशन है पेस्चराइजेशन, मतलब कंप्लीटली स्टरलिटी नहीं आती है, पार्शियल मतलब आधी अधूरी। और स्टरलाइजेशन इट इज कंप्लीट प्रोसेस विच विल किल ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। मिल्क के लिए हम पेस्चराइजेशन यूज करते हैं, बट जो हमारा कैंड फूड आता है उसके लिए हम स्टरलाइजेशन यूज करते हैं। Differences between saprophyte and parasite. Saprophytes are the, ये एक तरीके का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है जिसमें डेड और डिकम्पोज मैटर पर बैक्टीरिया आकर सर्वाइव करते हैं, वो खाना खाते हैं बेसिकली। पैरासिटिक इज द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच होस्ट बॉडी इज रिक्वायर्ड, होस्ट कैन बी लिविंग और कैन बी डेड, एंड जो भी ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन ले रहा है वो होस्ट की बॉडी में डाइजेस्टेड खाने को लेना है, तो न्यूट्रिशन ही ना, तो खाना चाहिए बेसिकली। पैरासाइट जो है होस्ट बॉडी का खाना ले लेगा, जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म, इंसानों के पेट में कीड़े हो जाएं तो वो इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर जो खाना आ रहा है, आधा अधूरा जो डाइजेस्ट हुआ खाना आ रहा है, वो उसको लेना शुरू कर देते हैं। सैप्रोफाइट के अंदर ऑलरेडी खाना डेड है, उसके ऊपर बैक्टीरियाज आए और उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स में खाने को ब्रेक कर दिया। ऑब्टेन्ड फ्रॉम होस्ट, इसमें कोई होस्ट की जरूरत नहीं होती है, इसमें सड़ती हुई चीजें चाहिए। फीड्स विद वाइटल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होस्ट और पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, फीड्स विद डिकेइंग डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। सेम बात लिखी हुई है बेटा, यू हैव टू गिव इट अ गुड रीडिंग सो दैट योर आंसर कैन बी परफेक्ट। Write in proper sequence the 5 major steps in the cultivation of common edible mushroom. Remember हम मशरूम को ग्रो कर रहे थे हमारे घर में। सबसे पहले हमने क्या किया था, कंपोस्टिंग, फिर हमने सीड्स ऐड करे थे, स्पॉनिंग, रिमेंबर, फिर स्पॉनिंग के बाद हमने सॉइल ऐड करी थी, क्या बोलते हैं सॉइल ऐड करने को, आई फॉरगॉट। फिर उसके बाद हमने उसको क्लीन किया था, हमने उसको वैक्यूम किया था, स्टरलाइजेशन भी हम करते हैं बेसिकली, है ना। लेट्स रीड इट आउट क्विकली। सबसे पहले कंपोस्टिंग, फिर स्पॉनिंग करते हैं, उसके बाद हम केसिंग, यस केसिंग, डोंट फॉरगेट। केसिंग क्या होता है, जब हम उसके ऊपर सॉइल ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग, जैसे हमारे नॉर्मल क्रॉप्स के अंदर आएगी, एंड देन लास्ट वुड बी प्रिजर्वेशन, जब हम उसमें फ्रीज ड्राइंग कर सकते हैं, हम स्टरलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। वाई आई एम रनिंग दिस क्विकली, सो दैट
आपका वीडियो थोड़ा छोटा हो और आप सारी चीजें पढ़ सको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अगर हमने एक ब्रेड की पीस को मॉइस्ट कर दिया और हमने उसको थोड़ी सी गर्म वाली जगह पर रख लिया और थोड़ी दिन के लिए छोड़ दिया, मतलब ब्रेड खराब करनी है बेसिकली, व्हाट वुड हैपन इफ द ब्रेड वाज नॉट कवर्ड बाय द बेल जार? What would happen if moist bread was placed in a refrigerator? What appears first on the bread, the mycelia or spores? So, mycelia will appear first. It is talking about the growth of fungus. It is talking about the mold formation basically. Mold की growth की बात कर रहा है। तो अगर हमने ब्रेड को हमने उसको कवर कर दिया बेल जार से, ठीक है, ब्रेड को हमने बेल जार से कवर किया हुआ है, क्या होगा उसके अंदर? इफ़ यू हैव कवर्ड इट विद बेल जार, एक कवरिंग है बेसिकली, तो हमने बैक्टीरिया या फंगस को परफेक्ट मोल्ड को परफेक्ट कंडीशन दे दी ग्रो करने के लिए। वार्मथ पसंद है, मॉइस्चर पसंद है, तो हमने बेसिकली उसको एनक्लोज कर दिया, तो जो एयर अंदर ट्रैप्ड थी उसको और ज़्यादा वार्म कंडीशंस मिल गई, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे बेटा वो आराम से पार्टी करेंगे। अगर हम बेल जार से कवर नहीं करते उसको तो वो थोड़ा मतलब खराब तो होती, बट थोड़े देर बाद खराब होती। बेल जार की वजह से हमने बिल्कुल उसको वार्मथ प्रोवाइड कर दी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वार्मथ जल्दी मोल्ड की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। देन इफ द मॉइस्ट ब्रेड वाज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, तो बेटा वो तो एक तरीका हो गया सेव करने का। अगर हम फ्रिज में उस चीज को रख देंगे तो क्या वहां पर मोल्ड की जल्दी से ग्रोथ होती है? नहीं होती है। मोल्ड वुड नॉट अपीयर। फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड ग्रो वेरी क्विकली इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। ये इनकी फेवरेट एनवायरनमेंट है। लो टेम्परेचर पे तो बची रहेगी हमारी ब्रेड, खराब नहीं होगी। माइसीलिया पहले आएगा, उसके ऊपर स्पोरोएंजियोफोर बनेगा जिसके अंदर स्पोर्स इकट्ठे होंगे, और जब सूटेबल कंडीशंस आएंगी ना, फिर से वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस आएगी, वो स्पोरोएंजियोफोर बर्स्ट हो जाएगा और स्पोर्स जगह जगह बिखर जाएंगे और नई फंगस की ग्रोथ हो जाएगी। तो बच्चों अगेन दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, एंड इसको मैंने काफ़ी क्रिस्प और रिफाइंड रखने की कोशिश करी है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाए। जैसे आपने डायग्राम्स की हेल्प से समझा, आप अपने आंसर में भी ऐसे ही इनकलकेट करके आना, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने करी। जल्दी अब आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, सो डू नॉट वरी एट ऑल, एंड वन शॉट्स देखते रहो, मेहनत करते रहो, कीप अप द हार्ड वर्क। बाय बाय, टेक केयर।